हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो हम बना रहे हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग के टिप्स के लिए। तो मैं कुछ आज ऐसे टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो आपको पता होनी चाहिए आपके घर का इंटीरियर करने से पहले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला टिप है कि ऑलवेज फाइनलाइज थीम। मतलब आपको हमेशा थीम फाइनलाइज करके रखनी है कि आपके घर का इंटीरियर आप कैसा चाहते हो, जैसे मॉडर्न थीम, ट्रेडिशनल थीम, कंटेम्प्रेरी थीम, मिनिमलिस्टिक थीम। तो ऐसी जो सारी थीम्स है उसमें से एक थीम आपको चॉइस करना है और वही पूरे घर में, फ्लैट में या फिर बंगलों में आपको अकॉर्डिंगली यूज़ करना है, या फिर उस थीम के अकॉर्डिंगली आपको आपका इंटीरियर करना है। तो वो इंटीरियर का लुक बहुत अच्छा आएगा, बहुत सुंदर लगेगा और आपका बहुत सारा टाइम, एनर्जी सारा सेव हो जाएगा अगर आप पहले ही आपका थीम फाइनलाइज रखते हो। अगर इंटीरियर की थीम के बारे में आप जानना चाहते हो तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप उसे ज़रूर देखिए। तो आप अपनी थीम बहुत इजीली फाइनलाइज कर पाओगे। सो टिप नंबर 2 है राइट डाउन योर रिक्वायरमेंट्स। अभी हमने थीम तो फाइनल कर लिया, लेकिन उसी के हिसाब से हमें हमारे घर में क्या चेंजेस करनी है, हमें क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, जैसे मास्टर बेडरूम में बेड चाहिए या फिर मॉड्यूलर किचन चाहिए। ये सारी रिक्वायरमेंट जिससे हमारा डे टू डे लाइफ का प्रैक्टिकल यूज़ है जो हमारे घर का, वो बहुत ही आसान हो सके। तो इन सब चीज़ों को हम रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। जैसे बच्चों के लिए स्टडी टेबल हो गया, तो ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट्स में आती है और ये रिक्वायरमेंट्स आपको लिख कर अब पेपर पे लेनी है। जैसे हर फैमिली या फिर पर्सन टू पर्सन ये रिक्वायरमेंट्स वैरी करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके फैमिली में 2 मेंबर्स हैं, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, तो आपकी रिक्वायरमेंट शायद कुछ ऐसे हो गए कि मास्टर बेडरूम में किंग साइज बेड चाहिए, टीवी यूनिट, वार्डरोब, ड्रेसिंग टेबल चाहिए, और बच्चों के रूम में 2 अलग बेड या फिर बंक बेड ऐसे चाहिए होंगे, स्टडी टेबल चाहिए होगा। तो ये जो सारी रिक्वायरमेंट्स है ये पर्सन टू पर्सन और फैमिली वाइज वैरी करती है। तो आप उस हिसाब से एक लिस्ट बना लीजिए कि आपके घर की और आपकी फैमिली की या फिर आपकी खुद की पर्सनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, और उसी हिसाब से फिर डिज़ाइनिंग आप स्टार्ट कर सकते हो। तो टिप नंबर 3 ये है, मेक अ फ्लोर प्लान एंड सी सर्कुलेशन स्पेस। तो इसका मतलब है कि आपको आपके घर का जो है नक्शा, फ्लोर प्लान बनाना है, और उस फ्लोर प्लान के पर जो आप सारी रिक्वायरमेंट है या फिर जो आप इंटीरियर करवाना चाहते हो, जो फ्लोर टच फर्नीचर या फिर जो भी आइटम्स रहेंगे, उसको आपको प्लेसमेंट दिखाना है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ आने वाली है। और उसके बाद सर्कुलेशन स्पेस देखना है। तो सर्कुलेशन स्पेस मतलब कि जो खाली जगह है जहाँ पर मूव होते हैं या फिर जहाँ से आना जाना होगा एक रूम से दूसरे रूम में, उसे हम सर्कुलेशन स्पेस कहते हैं। तो ये सर्कुलेशन स्पेस आपको देखना है कि कैसे है और वो मैनेज हो पा रहा है क्या। कभी कभी बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे लिविंग रूम में डाइनिंग एरिया भी अटैच होता है। हम लिविंग, डाइनिंग, सेंटर टेबल, सोफ़ा सेट, ये सारी चीज़ें प्लान तो करते हैं कि इसमें आनी चाहिए, लिविंग रूम में होनी चाहिए, लेकिन ये सारी चीज़ें आने के बाद सर्कुलेशन स्पेस बिल्कुल ही नहीं बचता है और जाने आने के लिए या मूव करने के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और फिर इंटीरियर करने का पूरा खर्चा वेस्ट हो जाता है। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि हमेशा आपको इंटीरियर करवाने से पहले फ्लोर प्लान बनाना है अपने घर का, उसके अंदर फर्नीचर लेआउट प्लेस करना है, यानी कि सारी फर्नीचर कौन सा कहाँ पर आने वाला है, उसका मेजरमेंट क्या होगा, ऐसे एक ड्रॉ करके देखना है सिंपल वे में, और सर्कुलेशन स्पेस का ध्यान रखना है। ओके, सो टिप नंबर 4 ये है कि थिंक अबाउट प्रैक्टिकल यूज़। जैसे इंटीरियर डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं बहुत सारे लोग, और उसका मेन मोटिव होता है कि उसका लुक, हमारे घर का लुक बहुत अच्छा होना चाहिए, जो भी गेस्ट आए उनको पसंद आना चाहिए, लेकिन वहाँ पर रहने वाले आप खुद होते हो। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिकल यूज़ के बारे में भी सोचना ज़रूरी है। जैसे प्रैक्टिकल यूज़ में अगर सोफ़ा के लिए हम ऐसा मटेरियल चॉइस करते कि जो बिल्कुल भी मेंटेनेंस के लिए बहुत हार्ड है, दिखने में बहुत सुंदर है लेकिन मेंटेनेंस के लिए बहुत हार्ड है, उस पर अगर कोई स्टेन आता है तो वो जल्दी निकलता नहीं और उसके लिए आपको अलग से मेंटेनेंस टीम को बुलाकर ही उसको क्लीनिंग करवाना पड़ता है। या फिर पेंट आप ऐसा देख रहे हो कि जो बहुत लाइट है और आपके घर में बच्चे हैं जो उतना मेंटेन नहीं कर पाओगे, तो ऐसी चीज़ों के मतलब ऐसी चीज़ें दिखने में अच्छी रहती है लेकिन उसका प्रैक्टिकल यूज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं है, तो फिर ऐसे इंटीरियर का कोई मतलब नहीं। इसके लिए हमेशा अपने प्रैक्टिकल यूज़ के बारे में पहले सोचें और सेकंड प्रेफरेंस इंटीरियर के लुक के लिए दे दीजिए। टिप नंबर 5 है मटेरियल नॉलेज। सो मटेरियल नॉलेज में आपको ये तो थोड़ी बहुत चीज़ें यूट्यूब से या फिर गूगल पर सर्च करने से मिल जाएंगी कि जैसे कौन सी फिनिश किस एरिया के लिए अच्छी है, कौन सा कोर मटेरियल कौन से एरिया के लिए अच्छे है।
किचन या फिर बाथरूम एरिया के लिए मरीन प्लाईवुड अच्छा रहता है, जो यूज़ करना चाहिए, जिससे वो वाटरप्रूफ होता है। तो किचन में ज़्यादातर पानी का यूज़ होता है, बाथरूम में ज़्यादातर पानी का यूज़ होता है, तो वैसी जगह पे मरीन प्लाईवुड का यूज़ करना काफ़ी बेहतर होता है, जिससे कि उसकी लाइफ बढ़ जाती है, जो भी हम फर्नीचर कर रहे हैं उसकी, और वो ज़्यादा दिनों तक उसको लाइफ लॉन्ग हम यूज़ कर पाते हैं। उसके लिए हमेशा मटेरियल नॉलेज के बारे में ध्यान रखिए। अगर आपको मटेरियल नॉलेज अच्छे से रहेगा तो आप आपके बहुत सारे पैसे भी कॉस्ट सेव कर सकते हो। जैसे हर जगह पे मरीन प्लाई यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लिविंग रूम में, मास्टर बेडरूम्स में आप नॉर्मल प्लाई भी यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे इस तरह से आप अपनी प्राइसिंग भी या फिर कॉस्टिंग भी जो है इंटीरियर की वो कम कर पाओगे। सेम थिंग अगर फॉल सीलिंग करवा रहे हो और घर को पूरा लस्टर पेंट कर रहे हो तो सीलिंग के लिए आपको लस्टर पेंट लगवाने की ज़रूरत नहीं, उसमें आप प्लास्टिक पेंट कभी यूज़ कर सकते हो। उसका भी लुक अच्छा ही आता है, लाइट इफेक्ट भी अच्छा आता है, प्लस आपके पैसे भी सेव हो जाते हैं। तो इसके लिए मटेरियल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही किचन में मॉड्यूलर के कौन से फिटिंग्स है या फिर कौन से फिटिंग ज़्यादा अच्छे काम करते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स और प्रैक्टिकल यूज़ के अनुसार आपको वो उसका भी थोड़ा बहुत नॉलेज ले लोगे तो वो चीज़ काफ़ी अच्छे से आप समझ पाओगे और आपकी बहुत कॉस्ट सेविंग भी होगी, और आप अच्छा और जो आपको मटेरियल चाहिए जिसकी रिक्वायरमेंट है वही मटेरियल आपके इंटीरियर में यूज़ कर पाओगे। तो मेरा ये वाला टिप था मटेरियल नॉलेज का। टिप नंबर 6 ये है कि चूज़ कलर पैलेट चूज़ करना, यानी कि आपको पहले ही डिसाइड करना है कि आपका फर्नीचर या फिर इंटीरियर का जो लुक है वो किस कलर थीम में होना चाहिए। नॉट एग्जैक्टली कि एक ही कलर हम सारी जगह पे यूज़ करेंगे, लेकिन एक ही फैमिली के सारे कलर्स के शेड्स जो होते हैं वो हम एक ही इंटीरियर या फिर एक थीम में कैरी करते हैं। जैसे मोनोक्रोमेटिक थीम में हम एक ही कलर चॉइस करते हैं, उसी के सारे शेड्स हम पूरे घर में या फिर इंटीरियर के लिए यूज़ करते हैं। आप ये भी कर सकते हो 2 कलर का कॉम्बिनेशन बनाकर वैसे थीम भी कैरी कर सकते हो। तो लेकिन पहले कलर पैलेट आपको चॉइस करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या फिर आपको चॉइस करने की मतलब उसको फिक्स करना आपको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कलर पैलेट कैसा होना चाहिए, और क्या मतलब वो चीज़ अगर आप फिक्स रखोगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर रहेंगे और लुक जो आएगा इंटीरियर का वो भी बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन रहेगा। टिप नंबर 7 ये है कि आपको एक मूड बोर्ड बनाना है। तो मूड बोर्ड जनरली इंटीरियर डिज़ाइनर यूज़ करते हैं कि जो भी हम मटेरियल्स या फिर फिनिशेस ले रहे हैं वो एक ही थीम के अकॉर्डिंग और यूज़ के लिए या फिर उसका लुक जो है वो एक के साथ दूसरा कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, मटेरियल या फिर कलर्स। तो उसके लिए हम मूड बोर्ड का यूज़ करते हैं। मूड बोर्ड में हमें एक टॉप व्यू मिलता है कि जिससे हम समझ पाते हैं कि हमारे इंटीरियर में या फिर हमारे घर में कौन सी चीज़ मैच हो रही है और कौन सी नहीं हो रही है। तो मूड बोर्ड बनाने का तरीका बहुत इजी है। आप कोई भी एक नोटपैड ले लीजिए, उसके ऊपर आप जैसे सोफ़ा के लिए कोई फैब्रिक चॉइस कर रहे हो तो उस फैब्रिक का एक छोटा सा सैम्पल, कर्टन्स का एक सैम्पल, पेंट के लिए कोई शेड चॉइस कर रहे हो तो उसका एक सैम्पल, ऐसे सारे सैम्पल्स को आपको एक ही बोर्ड पर प्लेस करना है और उसको एक टॉप व्यू से या फिर ऊपर से देखना है। ये करने के बाद आपको खुद ही समझ में आएगा किसी का फिनिश अगर रफ है और किसी का बहुत ज़्यादा स्मूथ है तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती है। तो आप उसमें से एक चीज़ हटा दोगे और फिर से फिनिश मैच कर पाओगे। तो इसके लिए मूड बोर्ड बनाना बहुत ज़रूरी है। मूड बोर्ड बनाने से बहुत ज़्यादा आइडियाज़ हमारे क्लियर हो जाते हैं और बाद में जो होने वाली प्रॉब्लम्स है वो पहले ही सॉल्व हो जाती है। टिप नंबर 7 ये है कि आपका घर का जो कलर कॉम्बिनेशन होगा वो आप आपके घर के साइज़ के अकॉर्डिंग चॉइस करें। जैसे अगर आपका घर या फिर रूम्स बहुत ही छोटे हैं तो लाइट कलर थीम का यूज़ करिए। अगर आपका घर बड़ा है तो आप उसमें कलर्स के साथ या फिर शेड्स के साथ बहुत ज़्यादा प्ले कर सकते हो। तो उस टाइम पे आप ग्रे थीम्स या फिर ग्रे इंटीरियर ऐसा करने का भी सोच सकते हो। लेकिन अगर आपके घर की साइज़ छोटा है तो उसे ज़्यादातर न्यूट्रल कलर्स में, बेज कलर्स में ही डिज़ाइन करोगे तो वो उसका लुक बड़ा दिखाएगा, घर बड़ा दिखेगा। ये तो हमारा नेक्स्ट टिप है, डोंट स्किप फॉल सीलिंग। तो फॉल सीलिंग बहुत लोग सोचते हैं कि बस एस्थेटिक है या फिर उसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, कॉस्ट बचाने के लिए कुछ लोग फॉल सीलिंग नहीं करवाते। लेकिन अगर आप आपके पूरे घर का फुल इंटीरियर करवाना चाहते हो तो उसी के साथ अगर मतलब नीचे जो फर्नीचर किया है या फिर जो भी हमने काम किया है उसका सारा जो लुक है वो फॉल सीलिंग और उसके लाइट्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। फॉल सीलिंग की वजह से हम बहुत सारे लाइट पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे स्पॉटलाइट्स यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारा फर्नीचर, जिससे हमारा पेंट, ये सारी चीज़ें हाईलाइट होती है।
तो इसके लिए फॉल सीलिंग को मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि फॉल सीलिंग आप अगर पूरे घर का इंटीरियर कर रहे हो तो स्किप ना करें, फॉल सीलिंग का यूज़ हमेशा करें। उससे आपका जो नीचे का फ्लोर टच फर्नीचर है उसका लुक निखर के आता है बिकॉज ऑफ लाइट। इसी के साथ आपको नेचुरल लाइट का सोर्स भी कभी भी किसी चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। कोई विंडो है तो उसको हाफ रख दिया या फिर उसको बंद कर दिया, ऐसी कोई भी चीज़ आपको नहीं करनी है, क्योंकि नेचुरल लाइट हमेशा ज़रूरी होती है। उससे हमारे इंटीरियर या फिर घर का जो फ्रेशनेस है वो बना रहता है। इसके लिए कभी भी नेचुरल लाइट्स के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। जो भी नेचुरल लाइट का सोर्स है, विंडो हो, टेरेस हो, तो उसको आप ब्लॉक ना करें। बहुत सारे लोग जगह कम होने की वजह से टेरेस को पैक करवाते हैं, उसको एज ए रूम, एज ए स्टडी रूम बनाते हैं, लेकिन वो लाइट सोर्स कम कर देता है और अगेन घर का फ्रेशनेस चला जाता है। तो ये चीज़ें ना करें, लाइट सोर्स पर भी उतना ही ध्यान दें जितना हम हमारे इंटीरियर बाकी के फर्नीचर पर ध्यान दे रहे हैं। तो हमारा सेकेंड लास्ट टिप है फॉलो वर्क सीक्वेंस। तो इसका मतलब है कि आपको वर्क जो भी आप इंटीरियर का करवाते हो तो एक वो सीक्वेंस वाइज होता है या फिर लेयर बाय लेयर होता है। जैसे कि सिविल चेंजेस, प्लम्बिंग का काम सबसे पहले स्टार्टिंग में होता है और सबसे लास्ट में फाइनल फिनिशिंग पेंट होता है। तो ये जो सारे वर्क के सीक्वेंस है, पहला कौन सा होना चाहिए, सेकंड वर्क कौन सा होना चाहिए, थर्ड वर्क कौन सा होना चाहिए, इस सीक्वेंस को अगर आप फॉलो करोगे तो आपका इंटीरियर जो है वो बहुत स्मूथली काम होगा आपका इंटीरियर का। कोई भी चीज़ आपको रीपेंटिंग या फिर से करनी नहीं पड़ेगी, एक ही काम को आपको डबल नहीं करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि लोग पहले फर्नीचर का काम करवाते हैं, फिर बाद में उन्हें रियलाइज़ होता है कि अरे हमें इलेक्ट्रिकल का काम थोड़ा बहुत रह गया है, उसको करवाना है। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस ना हो, इसके लिए आपको वर्क सीक्वेंस फॉलो करना है। मैं आपको एक शॉर्ट में वर्क सीक्वेंस बताती हूँ कि कैसे जनरली वर्क सीक्वेंस कैसे फॉलो होता है। तो कोई भी जब हम इंटीरियर का साइट करते हैं तो उसमें सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होता है सिविल चेंजेस और प्लम्बिंग वर्क। तो आपको अगर आपका प्लम्बिंग वर्क में कुछ चेंजेस करने हैं, वॉश बेसिन, बाथरूम्स में कुछ फिटिंग्स अलग करनी है या फिर उसका कुछ चेंजेस करना है, सिविल जैसे फ्लोरिंग हो गया या फिर किसी वॉल को हटाना है, तो ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट स्टेप में करनी है। ये वर्क का पहला सीक्वेंस फर्स्ट लेयर है इंटीरियर के काम का। ये काम होने के बाद आपको इलेक्ट्रिकल वर्क का काम करवाना है। इलेक्ट्रिकल वर्क में फॉल सीलिंग का जो है वो हो जाएगा। कोई पॉइंट शिफ्ट होते हैं जैसे टीवी के, फ्रिज के, तो वो सारे पॉइंट्स चेंज पहले ही आपको करवा कर लेने। आफ्टर सिविल चेंजेस, प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल वर्क के बाद थर्ड वर्क हमारा होता है फर्नीचर और पेंटिंग का। साथ में पेंटिंग का जैसे स्क्रैपिंग हो गया या फिर प्राइमर पुट्टी कोटिंग हो गया, ये दो चीज़ें हम साथ में करवा सकते हैं अगर हमें टाइम सेव करना है। अगर हमारे पास बहुत सारा टाइम है तो हम पहले फर्नीचर कराएंगे, फिर उसके बाद प्राइमर पुट्टी या फिर पेंटिंग का जो काम है स्क्रबिंग का वो करवाएंगे। ये होने के बाद जैसे हमारा फर्नीचर फाइनल फिनिश पे आता है तो हम पेंट का भी फाइनल फिनिशिंग करेंगे। पेंट का फाइनल फिनिशिंग होने के बाद हम लाइट फिटिंग्स, फैंस, ये सारी चीज़ें फिट करेंगे। सबसे लास्ट में पॉलिश और उसके बाद में डेकोर का काम होता है। तो इस सीक्वेंस को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी, ईजी हो जाएगा काम आपका इंटीरियर डिज़ाइनिंग का। ये सीक्वेंस अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो आपके बहुत सारे काम बीच में अटक जाएंगे। इलेक्ट्रिकल के काम की वजह से फर्नीचर का काम अटक जाएगा, फर्नीचर के काम की वजह से पेंटिंग का अटक जाएगा। इसके लिए आपको ये वर्क सीक्वेंस फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मेरा लास्ट टिप ये रहेगा कि आप अगर कभी भी इंटीरियर करवाना चाहते हो तो किसी प्रोफेशनल आदमी जैसे कि इंटीरियर डिज़ाइनर, आर्किटेक्चर के हेल्प से ही करें। किसी भी कॉन्ट्रैक्टर पर या फिर कारपेंटर पर आप ट्रस्ट करके ऐसा काम ना करवाएं, क्योंकि उन लोगों को काम पता रहता है लेकिन उसके टेक्निक्स नहीं पता रहते या फिर उनको टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है। तो इसके लिए आप हमेशा प्रोफेशनल की हेल्प लें और उसकी हेल्प से ही ये काम करें। इस काम में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, तो इसके लिए और थोड़ा डिज़ाइनर का फ़ीस या फिर आर्किटेक्चर का फ़ीस आपको देना पड़े तो वो चल जाएगा, लेकिन इतना सारा खर्चा वेस्ट हो ये चीज़ नहीं चलेगी। इसके लिए हमेशा ये काम इंटीरियर डिज़ाइनिंग का जो भी है तो आप किसी प्रोफेशनल को ही हायर करें, उनकी हेल्प से ही ये काम करें। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।